एक तरफ इजराइल और हमास का संघर्ष जारी है तो देश में फिलिस्तीन को लेकर एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। सबसे पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का एक वक्तव्य आया, इसे ही कई राजनेताओं ने टीका टिप्पणी का विषय बना दिया। इस वक्त मेरे साथ एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बयान आया था पवार साहब का, उसे लेकर राजनीति काफ़ी गर्मा गई थी। क्या कहना है आपका पूरे विषय पर? देखिए, पवार साहब ने जो बातें फ़िलिस्तीन के बारे में कही हैं वो बिल्कुल सत्य है और देश की जो विदेश नीति है उसी के आधार पे पवार साहब ने अपना वक्तव्य दिया है। लेकिन कुछ लोगों को उसमें भी राजकरण करना है, पॉलिटिक्स करना है, इसलिए उन बयानों का अलग अलग मतलब निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है। देश की आज़ादी से लेके आज तक, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे हों, अटल जी रहे हों, कि इंदिरा जी रही हों, कि मनमोहन सिंह जी रहे हों, देश ने हमेशा फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। ये पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पहले ही दिन, जिस दिन हमास ने इजराइल पे हमला किया, उन्होंने शाम को एक ट्वीट किया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और हम हमास की निंदा करते हैं। इस प्रकार का बयान भारत की विदेश नीति के खिलाफ है। इसी कारण जब दुनिया का दबाव भारत पर पड़ा, भारत की विदेश नीति पे पड़ा और देश के अंदर से बुद्धिजीवी वर्ग और सभी राजनीतिक दलों ने जब ये कहा कि हम फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, तो शायद मोदी जी को लगा कि उनसे कहीं गलती हो गई है। इसलिए 2 दिन के बाद उनके ही प्रधानमंत्री काल के में बने हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं और हमारी हमदर्दियां फ़िलिस्तीन के साथ हैं। तो एक तो प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया उसका खंडन उनके ही विदेश मंत्रालय ने कर दिया। इसलिए हमने इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देश को भ्रमित किया प्रधानमंत्री ने, देश को गुमराह किया है प्रधानमंत्री ने। इसलिए प्रधानमंत्री को देश की जनता के सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये बात साबित हो जाती है इसी से कि जब अगर विदेश मंत्रालय, उनका मोदी जी का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं, यही बात तो हमारे नेता माननीय पवार साहब ने कही थी। इसमें राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं थी किसी प्रकार से। लेकिन कुछ लोगों को 2024 का लोकसभा नज़र आ रहा है। फ़िलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पे वो इस देश में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। शायद मोदी जी को लगा कि इजराइल के साथ खड़े होने में देश के अंदर मतों का ध्रुवीकरण होगा और आगे लोकसभा में उन मतों के ज़रिए वो फिर से सत्ता में पहुंचेंगे। ये उनकी बड़ी चूक है, भूल है। सबसे पहले हेमंत शर्मा का जो बयान आया, मुख्यमंत्री असम के, इसके बाद पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, उनका वक्तव्य आया, उन्होंने टीका टिप्पणी की शरद पवार को लेकर। इसके बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, ये तीनों नेताओं के वक्तव्य आए, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये नेता जो है, हेमंत विश्व शर्मा की बात की आपने, आसाम के मुख्यमंत्री, कल तक वो भी कांग्रेस में जब थे तो जो नीति आज पवार साहब की है उसी को फॉलो करते थे। लेकिन जब से वो बीजेपी में चले गए हैं, उनका मानसिक संतुलन शायद बिगड़ गया है। वो कुछ ज़्यादा ही जो है मामलों को कट्टरता की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा को जब मणिपुर जल रहा था तब तो उनके मुंह पर काली पट्टी लगी थी, एक शब्द भी नहीं बोला। तब पीयूष गोयल ने भी एक शब्द नहीं बोला। और देवेंद्र फडणवीस की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो तोता है। जिस प्रकार से पीछे से कोई आवाज़ देता है, मिट्ठू बोल, मिट्ठू बोलता है। तो ये सारे नेता सिर्फ मोदी जी को खुश करने के लिए जो है राजनीति में है, ये देश की सेवा करने के लिए नहीं है। इसलिए इनको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पवार साहब को हम सलाह देंगे कि वो सुप्रिया को जो है वो बॉर्डर पे भेज दें फ़िलिस्तीन के तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कितनी बार गए बॉर्डर पे? आप कितनी बार गए जो है मणिपुर जब जल रहा था? और आप इस देश में हमारी बहनों को भेजने का काम कर रहे हैं,
तो आप में अगर मर्दानगी है तो पहले आप अपने लोगों को, अपनी जो सेना आपने बना के रखी है इस देश में, नफरत फैलाने वाली सेना, उनको 10, 20, 50, 100 लोगों को फिलिस्तीन के बॉर्डर पे भेज दीजिए और उसका नेतृत्व आप स्वयं करें। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया था जिसमें साफ तौर पे कहा कि वोटों की राजनीति चल रही है पवार साहब की इसके पीछे, इस वक्तव्य के पीछे। देखिए, कबीर दास ने कहा था कि अगर आपको किसी के मन की बात जानना है तो आप अपने अंदर झांक कर देखें, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो देवेंद्र फडणवीस की सोच है वही गंदी सोच जो है उनको प्रत्येक नेता और व्यक्ति में देखने को मिलती है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया। लेकिन क्या इस विषय को लेके राजनीति करना सही लग रहा है आपको? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो राजनीति के ऊपर होती हैं, और ये प्रश्न सिर्फ फिलिस्तीन और इजराइल का नहीं है। हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अगर डेली न्यूज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो देख लीजिए, अब उसमें ईरान शामिल हो रहा है, लेबनान शामिल हो रहा है, अमेरिका शामिल हो रहा है, रशिया और चाइना पहले ही फिलिस्तीन को मदद कर रहे हैं। तो इसमें भी देश, अलग अलग देशों में एक ध्रुवीकरण शुरू हो रहा है और हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं। इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है मानवता का प्रश्न है, और जब मानवता का प्रश्न होता है तो सारी राजनीति समाप्त हो जाती है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को हमारे देश में राजनीति करना है, इसलिए वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, इस प्रकार का ध्रुवीकरण चाहते हैं। जबकि सत्य ये है कि फिलिस्तीन की लैंड पर आज इजराइल कब्जा कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में जब हिटलर ने जो है इजराइलियों को और यहूदियों को चैम्बर में डालकर 60 लाख लोगों की हत्या की, उस समय यूएनओ में ये प्रस्ताव आया कि जो अलग अलग इजरायली हैं, यहूदी हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, थोड़ी थोड़ी जगह, थोड़े थोड़े संख्या में, उनको एकत्र किया जाए। और तब अरबों ने अपना दिल बड़ा करके ये कहा कि फिलिस्तीन की सरजमीन पे जो है इनको बसाया जाए। समझौते में 45% लैंड उनको दी गई, 55% फिलिस्तीन को दी गई। लेकिन आज आप जाकर देख लें, फिलिस्तीन के पास 10% लैंड बची है। जो लोग फिलिस्तीन में शरणार्थी बन के आए थे, आज वो कब्जा करके बैठे हैं, और फिलिस्तीन के मूल जो निवासी है वो दूसरे देशों की तरफ पलायन कर रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। अभी हल इस विषय का पूरा क्या हो सकता है? भारत सरकार की तरफ से क्या पहल की जानी चाहिए आपको लग रहा है? देखिए, एक तो भारत सरकार को अपनी शक्ति का प्रयोग करके युद्धबंदी के लिए जो है इजराइल पर दबाव डालना चाहिए कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। एक तो पहले युद्ध बंद किया जाए। हमास ने जिन लोगों को अपने कब्जे में रखा हुआ है उनको जो है अपहरण करके उनको छोड़ा जाए। वो इजराइल के नागरिक हैं, वो जाएं, और दुनिया के सभी शक्तिशाली मुल्क बैठकर इसका हल निकालें। और इसका हल निकला हुआ है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। सिर्फ हल ये है कि जो फिलिस्तीनियों को परमानेंट उनकी कंट्री को जो रिकग्निशन हो, और जो लैंड उनको दी गई है उस पर उनको बसाया जाए, और जो इजराइल को लैंड दी गई है उस पर इजराइल रहे। दोनों के बीच में एक मजबूत बाउंड्री वॉल बनाई जाए कि उधर का आदमी इधर ना आ सके, इधर का आदमी उधर ना आ सके, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में इस तरह का कोई बॉर्डर ही नहीं है। आप जब चाहें, जैसे मुंबई में बैठे हैं तो आप कोलाबा से बोरीवली चले जाएं, क्योंकि इजराइल और अब फिलिस्तीन का टोटल एरिया ही लगभग 350-400 वर्ग किलोमीटर में है। तो आप समझ सकते हैं, 400 वर्ग किलोमीटर में एक देश बसा हो, 35 लाख 40 लाख आबादी हो, आज उसके 24 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें 18 पर जो है इजराइल का कब्जा है। हल कैसे निकलेगा? तो इसका परमानेंट हल यही है जो 1948 में तय किया गया है कि फिलिस्तीनियों को उनकी लैंड दे दी जाए, उनको जीने का अधिकार दिया जाए, उनके जो है सभी प्रकार से उनको छूट दी जाए। ये आए गए दिन जो है इजराइल की तरफ से वो मस्जिद अक्सा हो या यरूशलेम में जिस प्रकार से उपद्रव होता है, वो सारी चीज़ें बंद की जाए। एक यूएनओ इस पर और ठीक ढंग से निगरानी के लिए एक कमेटी बनाए और शांति प्रस्थापित। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन अमरीश के साथ संदीप चौधरी, इंडिया डेली, मुंबई।